कैसे हैं आप सब लोग? तो थंबनेल तो आप लोगों को दिख ही चुका होगा कि पूरा का पूरा पोएट्री हम लेकर आ चुके हैं वन शॉट में, और उसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सबको मैंने मेंशन किया। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग, और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पूरा का पूरा ये वीडियो आप लोग देखिएगा, क्योंकि हर जितने भी पोयम हैं सारे पोयम का इसमें मैंने निचोड़ निकाल के रखा है, सबका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रखा, और ये पॉइंट ऑफ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपका पूरा का पूरा इस पोएट्री जो है इस वीडियो में फाइनल होने वाला है। बस आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है बेटा? चलिए, तो सबसे पहले आप सबको पता है डस्ट ऑफ स्नो, भाई साहब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो कंपोज किया गया ये पोयम है। इसका जो सबसे पहले मैंने एक चीज़ बताया कि नेचुरल सीन, तो नेचुरल सीन में जो मैंने लिखा कि दिस पोयम डिस्क्राइब्स अ सिंपल नेचुरल सीन वेयर द स्पीकर इज स्टैंडिंग बीनीथ अ हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक ट्री के नीचे जो पोएट है वो खुद खड़े हुए हैं, तो ये इसका नेचुरल सीन हो गया। अनएक्सपेक्टेड इंकाउंटर क्या होता है इसमें? अक्रो मतलब अचानक, जिसकी कभी उम्मीद ना की गई हो। तो अक्रो सेक्स द ब्रांचेज ऑफ द हेमलॉक ट्री कॉजिंग अ डस्ट ऑफ स्नो टू फॉल अपॉन द स्पीकर। ये आपको पता है कि जो कौवा होता है वो अचानक उन डालियों को हिलाता है, और उस हेमलॉक ट्री से कुछ डस्ट ऑफ स्नो जो होता है वो स्पीकर के ऊपर गिरता है। फिर मैंने इसमें बताया कि सिम्बोलिज्म, बहुत सारे इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिम्बोलिज्म ऑफ क्रू एंड स्नो। क्रू एंड स्नो का जो सिम्बोलिज्म है, भाई क्रू और स्नो यहाँ पे क्या क्या मतलब क्या शो कर रहा है? द क्रू एंड स्नो सबसे सिम्बल्स, द क्रू में रिप्रेजेंट्स डार्कनेस और नेगेटिविटी। जो कौवा है वो पूरा का पूरा जो कौवा है वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दिखाता है, डार्कनेस दिखाता है, जबकि जो डस्ट ऑफ स्नो है वो एक प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है? फिर मैंने लिखा है चेंज ऑफ मूड। ये भी पूछता है कि भाई चेंज ऑफ मूड के ऊपर आप बताइए। द फॉलिंग स्नो अनएक्सपेक्टेडली अलर्ट्स द स्पीकर्स मूड, इट सर्व्स एज ए कैटलिस्ट फॉर ए पॉजिटिव इमोशनल शिफ्ट। क्योंकि जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरता है तो पूरी की पूरी तरीके से वो उनका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। फिर मैंने इसमें मेंशन किया है इमोशनल इम्पैक्ट क्या पड़ता है। देखो मैंने लिखा है द पोयम अंडर स्कोर्स द पावर ऑफ नेचर टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन इमोशंस, द seemingly insignificant event of snowfall is profound effect on the speaker. रेस्क्यू फ्रॉम अ बैड डे, आपको पता है लास्ट वाले लाइन में जो बताता है कि भैया कि जो आगे का दिन खराब होने से उन्होंने बचा लिया, तो ये था कि द डस्ट ऑफ स्नो हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, यही वाली वो लाइन थी। एंड हैज़ द पावर टू रिदम और सेव अ पार्ट ऑफ अ डे दैट द स्पीकर हैड प्रीवियसली रिग्रेटेड और फेल्ट डाउनकास्ट अबाउट। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो उनका जो दिन होता है वो बहुत ही एक सैडनेस में गुजारते चले जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से फिर उनको निकलने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो गिरता है उनके ऊपर, वो एक उनका रिदम बन जाता है। फिर वो सोचते हैं कि भाई हमारा जो आगे का दिन है, जो बचा हुआ दिन है, उसको मैं अच्छे अच्छे से स्पेंड करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा था। चलिए, सेवन्थ पॉइंट है कि नेचर्स हीलिंग पावर। ठीक है, इसमें मैंने लिखा कि देयर इज अ सजेशन दैट नेचर इवन इन इट्स स्मॉलेस्ट मैनिफेस्टेशन हैज द एबिलिटी टू हील एंड अपलिफ्ट द ह्यूमन स्पिरिट। फिर से आठवां इसमें पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है सिंप्लिसिटी एंड कंसिस्टेंस। ठीक है, बहुत ही साधारण इसमें दिखाया गया है। फिर राइमिंग स्कीम एंड स्ट्रक्चर क्या है? तो राइमिंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं ये कहूँगा भैया नोट कर लो ए बी, इस पोयम का डस्ट ऑफ स्नो का ए बी जो है वो राइमिंग स्कीम है, एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली टू पेट्रिशंस emphasizing its कॉन्सिजेस एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। ठीक है, ये देखो ये चीज़ बता रहा है आपको कि जो राइमिंग स्कीम एंड स्ट्रक्चर है वो ए बी है। ठीक है, तो ये था हमारा टेस्ट ऑफ स्नो से, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और या तो फिर वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट करिए। पॉइंट ऑफ क्वेश्चन आंसर तुम्हारा बिल्कुल ही इस पर तैयार हो जाएगा। चलो अब फायर एंड आइस पे आते हैं, क्योंकि ये भी पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही कंपोज किया गया है। टाइटल सिग्निफिकेंस इसका देखेंगे तो फायर एंड आइस टू एलिमेंट फोर्सेस बताता है, जहाँ पे फायर को डिजायर और पैशन से बता दिया गया है, और आइस जो है हैट्रेड डिस्ट्रक्शंस बता दिया। ठीक है, फिर से मैंने इसमें दूसरा पॉइंट लिखा है स्ट्रक्चरल सिंप्लिसिटी। ठीक है, पूरा का पूरा द ओनली 9 लाइन्स, इस पूरे पोयम में केवल 9 लाइन्स हैं, 3 स्टेंजा है। राइमिंग स्कीम जो है इस पोयम का वो है ए बी सी ट्रिपल सी। ठीक है बेटा, गिविंग द पोयम अ टाइट एंड कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर। फिर जो चौथा पॉइंट मैंने नोट किया ह्यूमन इमोशंस एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए कि इसमें मानव का जो इमोशन है वो कैसा है, और इस संसार जो है वो किस तरीके से ख़त्म होने वाला है। तो मैंने लिखा है कि द पोएम एक्सप्लोर्स द आइडिया दैट आइदर फायर और आइस कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार को खत्म होने के लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, वो चाहे आइस हो या फिर फायर हो। ठीक है, दीज एलिमेंट्स आल्सो रिप्रेजेंट एक्सट्रीम ह्यूमन इमोशंस। नेक्स्ट देखेंगे हम फायर एज अ डिजायर एंड फैशन।
अब फायर जो है वो डिजायर और पैशन को लेके है, और आइस जो है वो हैट्रेड एंड डिस्ट्रक्शंस को लेके है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। सेवन्थ पॉइंट जो इसमें है, पर्सनल एंड यूनिवर्सल थिंग्स इसमें क्या है, इसको भी मैंने मेंशन किया गया है। क्वेश्चन ऑफ प्रेफरेंस क्या है इसका, देखो, द पोएट इंट्रोड्यूस द आइडिया दैट ही हैज हर्ड आर्गूमेंट्स फॉर बोथ फायर एंड आइस एज द लाइकली कॉज ऑफ द वर्ल्ड सेट्स। जितना ही फायर को उन्होंने रिस्पॉन्सिबल बताया है, उतना ही कहीं ना कहीं वो उन्होंने आइस को भी रिस्पॉन्सिबल बताया है। इस चीज़ से आप अवेयर रहिए, इसलिए मैंने लिखा कि आयरनी देखो इस पोयम में क्या है, कि दोनों पोयम देखो, जहाँ तक की बात है फायर के भी आइस के, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन जो ये एक आयरनी ये है कि फायर, what he has experienced both fire and ice are equally likely to bring about the end of the world। एक तरफ आप कह रहे हैं कि फायर बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी तरफ आपने आइस को भी बताया, तो कहने कि इस पोयम में जो आयरनी चीज़ है ना वो यही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फिलोसफर रिफ्लेक्शन, इसका कोई मायने रखता नहीं, लेकिन मैंने पोयम में ऐड किया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। थर्ड पोयम पे हम चलते हैं बेटा, और टाइगर इन द जू। देखिए भाई साहब, टाइगर इन द जू इसको कंपोज किया गया है लेस्ली नॉरिस के द्वारा। टाइगर इन द जू को लेस्ली नॉरिस ने कंपोज किया, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैंने खैर एक टाइगर इन द जू को मैंने पूरा का पूरा, अब जिस मेरा वीडियो भी आप हमने उसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा क्लास 10th में, तो आपको वहाँ पे पूरा का पूरा वीडियो इसका मिल जाएगा। तो कैप्टिविटी एंड रेस्टलेंस है इसका, फिर टाइगर्स नेचर कैसा है, सेंसरी डिप्रीवेशन कैसा है, क्योंकि ये वन शॉट है, तो वन शॉट के लिए मैंने इस चीज़ को तैयार किया है। आप बिल्कुल ही वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, तब पढ़िएगा, आपको एक एक चीज़ इसमें से समझ में आने वाला है। ठीक है, सिम्बोलिज्म ऑफ द केज, केज का इसमें सिम्बोलिज्म क्या है, मतलब उस पिजड़े का क्या क्या बता रहा था, आप लिखा था केज बिकम्स ए पावरफुल सिंबल ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द टाइगर, इट रिप्रेजेंट्स द लॉस ऑफ फ्रीडम एंड कन्फिनमेंट ऑफ द वाइल्ड स्पिरिट्स। फिर आगे बढ़ते हैं, इमेज इमेजरी एंड डिस्क्रिप्शन कैसा, मतलब उस पूरा का पूरा टाइगर के बारे में किस तरीके से बताया गया है, क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, फिर से मैंने नोट किया है विजिटर्स पर्सपेक्टिव, देखने वाला है उनका पर्सपेक्टिव क्या है। इस पोयम का जो आयरनी है, आयरनी क्या है, नेचर एंड फ्रीडम कैसा है, किस टोन में बात की गई है, क्योंकि अधिकतर टोन वगैरह पूछा करता है पोयम में कि टोन कैसा है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा था टोन ऑफ द पोयम becomes reflective and contemplative as it prompts readers to consider the impact of captivity on the tiger's spirit and the morality of confining wild animals। ठीक है बेटा, यूनिवर्सल थीम देखिए इसका, और टाइगर इन द जू कैन बी सीन एज ए कमेंट्री ऑन ब्रॉडर थीम्स ऑफ फ्रीडम, कैप्टिविटी एंड द ह्यूमन रिलेशनशिप विद द नेचर वर्ल्ड। ये यूनिवर्सल थीम पूछ देता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका पॉइंट हम देखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की तरफ, जो हमारा फोर्थ पोयम है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एक ह्यूमरस पोयम है जिसको कैरोलिन विल्स ने कंपोज किया है। ठीक है, डेट प्रोवाइड्स कॉमिकल एडवाइस ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई वेरियस वाइल्ड एनिमल्स। इस पोयम में हम ये जानते हैं कि कैसे जो जंगली जानवर है, अलग अलग प्रकार के जो जंगली जानवर है, उनको किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। तो हियर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इस पोयम से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस चीज़ को समझिए। पहला है इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्शनल टोन जो है इस पोयम में क्या है, तो यहाँ पे एक प्लेफुल टोन लिखा है मैंने, एक प्लेफुल टोन बताया गया है। फिर यूज ऑफ एग्जेग्रेशन, किस तरीके से इसमें एग्जेग्रेशन बताया गया है। राइम, किस तरीके से किस चीज़ को इसमें एग्जेग्रेट का मतलब क्या होता है, एग्जेग्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना, तो किस तरीके से बढ़ाया चढ़ाया गया किसी बात को। फिर राइमिंग स्कीम, इस पोयम का राइमिंग स्कीम क्या है, तो इस पोयम का राइमिंग स्कीम है आपका ए बी, यही इस पोयम का राइमिंग स्कीम है बेटा। ठीक है, एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स के हर एक स्टेंजा में, देखो मैंने लिखा कि ईच स्टेंजा ऑफ द पोयम इंट्रोड्यूसेज अ डिफरेंट वाइल्ड एनिमल एंड ह्यूमरसली डिस्क्राइब्स अ डिस्टिंक्टिव फीचर और बिहेवियर एसोसिएटेड विथ दैट एनिमल। हर एक स्टेंजा में अलग अलग प्रकार से जो पोयम में जंगली जानवर के बारे में, और थोड़ा सा कॉमिकल है, ये थोड़ा सा ह्यूमरस है, थोड़ा सा हंसी तरीके से इसमें इस पोयम को एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टाइज को बताया गया। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स के जो फीचर हैं जैसे कि एलिफेंट, लायन, पैंथर, कैमल, एलिगेटर, जिराफ एंड कंगारू, तो इसमें से जो आपको पता है, मैंने सब कुछ लिख दिया, लेकिन आपको पता है कि हमको लायन के बारे में पढ़ना है, और कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे कि अब देखो प्ले ऑन वर्ड्स, कभी कभी यहाँ पे डबल मीनिंग का भी यूज़ किया गया है। ठीक है, वही हिस्टोरिकल कमेंट्री इसका देखिएगा, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि सैटिरिकल कमेंट्री क्या है इस चीज़ का। ठीक है, फिर देखिए, फिर इसका एक पॉइंट और है इंटरटेनमेंट वैल्यू।
इलस्ट्रेटिव पोटेंशियल क्या है इसमें? तो इलस्ट्रेटिव पोटेंशियल वही है कि किस तरीके से हम जंगली जानवरों को, किस तरीके से हम जंगली जानवरों के बारे में बता सकते हैं, कैसे उनको पहचान सकते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, तो इन समरी में मैंने लिखा है कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स द ह्यूमरस एंड whimsical poem that takes a light hearted approach to describe, मतलब आसानी से, बहुत ही आसानी तरीके से जंगली जानवरों के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। और मतलब वो बता रहा है कि हंसते खेलते आप उन चीज़ों को बता सकते हैं। जैसे कि मान लो पहला स्टेंजा है कि अगर आप ईस्ट के जंगलों में जा रहे हो, वहाँ पे तुमको बढ़ता हुआ जानवर दिखाई देता है, उसके दहाड़ने से ऐसा लगता है कि तुम अभी मर जाओगे। तो ज़ाहिर सी बात है कि हमको वो ये बता रहा है कि थोड़ा-सा तुम हँसो, लेकिन उस हँसी के माध्यम से तुम इस चीज़ को जान लो कि पोएम कह क्या रहा है, ठीक है? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं द बॉल पोएम की तरफ। बॉल पोएम क्या रिफ्लेक्टिव करता है? तो देखो, सबसे पहले तो आपको इसमें मैंने पहला जो पॉइंट बनाया वो है कि लॉस ऑफ इनोसेंस। बॉल तो एक, मैं बार-बार बोलता हूँ कि बॉल तो एक ज़रिया है, लेकिन इस पोएम से हमको बहुत कुछ सीखना है, ठीक है? तो ये इनोसेंस, लॉस ऑफ इनोसेंस बताया कि द पोएम एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ द लॉस ऑफ इनोसेंस पार्टिकुलरली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ ए यंग बॉय। कैसे एक नौजवान, मतलब कुछ भी जो हमारा बहुत क्लोज है, अगर वो एक बार चला जाता है तो जाहिर सी बात है कि फिर वो यादें ही रह जाती हैं। फिर से अगर उसकी जैसा कोई कुछ कितना भी करने का प्रयास करे तो फिर वो चीज़ें हो नहीं पाती। यहाँ पे मैंने फिर लिखा है कि सिंबोलिज्म ऑफ द बॉल। इस बॉल का क्या सिंबोलिज्म है भाई? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको लिखना पड़ेगा द बॉल सर्व्स एज ए पावरफुल सिंबल थ्रू आउट द पोएम रिप्रेजेंटिंग द जॉयज एंड फ्लीटिंग नेचर ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। फिर इसमें मैंने बोला है इंट्रोडक्शन ऑफ डेथ, डेथ को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है, इमोशनल इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका, मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ बाउंसिंग क्या है, बाउंसिंग का मतलब क्या है, ये आप ध्यान दीजिएगा। द एक्ट ऑफ बाउंसिंग द बॉल इज मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटिंग द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। जैसे कि वो बाउंस होता है बॉल, तो वैसे ही वो ज़िंदगी का भी हमारी उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी में लगी रहती है, तो अप्स एंड डाउन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो जो बाउंसिंग की जो मीनिंग है। और यहाँ पे मेटाफर, जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया वो मेटाफर ही है। द बॉय एक्सपीरियंसेस द जॉय ऑफ बॉल्स रिबाउंड बट ऑल्सो द रियलाइजेशन ऑफ दैट लाइफ लाइक द बॉल विल नॉट ऑलवेज बाउंस बैक। और क्योंकि जिस तरीके से उसका बॉल उछल के चला जाता है, वैसे वो भी सोचता है कि जिस तरीके से बॉल उछल के चला गया, वैसे ही ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चली जाती हैं, तो फिर वो बाउंस बैक नहीं हो पाती हैं। इस चीज़ को बताया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, लाइफ लेसन, ज़िंदगी के उसमें क्या हम सीखते हैं कि हमारी एक जीवन की सीख क्या मिलती है इस चैप्टर से? तो यही है कि द पोएम सजेस्ट दैट लाइफ टीचेस अ डिफिकल्ट लेसन एंड द बॉय लर्न्स अबाउट इम्परमेंस एंड लॉस थ्रू द एक्सपीरियंस विद द बॉल। तो वो इसमें यही बताता है कि आपको सीखना पड़ेगा भाई। आपको एक इसमें एपिस्टेमोलॉजी एक वर्ड यूज़ किया गया इस पोएम में, उसका मतलब यही होता है कि आप नेचर के लॉस को, मतलब नेचर का जो भी डिसीजन है, चाहे वो प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, उसको आपको समझने की ज़रूरत है, उसको आपको जानने की ज़रूरत है। अगर आप एक बार जान लें कि भाई नेचर हमारे लिए जो ये कर रहे हैं वो बहुत, मतलब कि हमारे लिए ये अच्छा ही होगा, मतलब नेचर का डिसीजन जो भी है वो हमारे लिए अच्छा होगा, तो ये आप स्वीकार करना ही पड़ेगा आपको। तो ये इसमें लाइफ लेसन्स हमारी यही है, जिसको एक पोएम के माध्यम से हम लोग को बताने का इसमें प्रयास किया गया है। फिर से पेरेंटल गाइडेंस क्या है? द बॉय टर्न टू हिज पॉइंट फॉर गाइडेंस सीकिंग रीअश्योरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इनविटेबिलिटी ऑफ लॉस। आगे बढ़ता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, 7th पॉइंट हो गया था हमारा नेचुरल इमेजरी क्या है इसका। फिर से एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, अभी मैंने एक चीज़ बताया आपसे कि आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा। समरी भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है, तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब है मेरा, तो थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिए मेरा। ओके, हम नेक्स्ट पोएम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोएम हमारा ये है कि ट्रीज, ठीक है। इसमें मैंने कुछ इसको मैं थोड़ा सा स्किप करने का प्रयास करूँगा, जल्दी ख़त्म करने का मैं प्रयास करूँगा। जो जो मैं पॉइंट इसमें मेंशन किया हूँ, बस आपको उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। जैसे नेचर एंड चेंज, इमेजरी ऑफ ट्रीज, रिपीटिशन ऑफ सीजन्स, विजुअल इमेजरी, ध्यान से देखते रहिएगा, आप स्क्रीन शॉट लेके भी इसको नोट कर सकते हो। सिम्बोलिज्म ऑफ रिन्यूअल, ह्यूमन कनेक्शन टू नेचर, ठीक है, एम्बिग्यूटी एंड कम्प्लेक्सिटी, ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। जैसे मेटाफर फॉर ह्यूमन लाइफ, रिफ्लेक्शन ऑन मोर्टेलिटी, टाइटल सिग्निफिकेंस। देखो द ट्रीज, इसका क्या मतलब है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस टाइटल को जानना कि इस टाइटल का क्या मतलब है। द टाइटल द ट्रीज इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड बट कैरीज प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस।
It directs attention to the natural world and prompts contemplation of the significance of trees in the broader context of life. मैंने यहाँ पे समरी भी लिख दिया है इस चीज़ को. In summary, the trees is a contemplative poem that uses the growth and transformation of trees as a metaphor to explore the cyclic nature of life, the passage of time and the connection between human existence and the natural world. ठीक है बेटा. यहाँ पे मैंने समरी भी लिख दिया, आप इसको नोट कर लेना. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम. द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. इस पोयम पर हम आ गए. द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. इस पोयम को ऑडगन नॉस ने कंपोज किया गया है. कभी भी पूछता है कि इसका क्या एक थीम होना चाहिए. देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट्स ए whimsical एंड ह्यूमरस नैरेटिव दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए सीमिंगली टाइमिड ड्रैगन नेम कस्टर्ड. हियर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सबसे पहले कैरेक्टर इंट्रोडक्शन. कस्टर्ड द ड्रैगन, ठीक है. उसका क्या काम होता है. ब्रेवरी ऑफ अदर एनिमल्स. जो अन्य जानवर हैं उस घर में, फिर उनका क्या रोल है. कस्टर्ड्स टाइमिडिटी. वो क्यों उसको ये सब, मतलब उसकी बोल्डनेस देखो कि यहाँ पे टाइमिड का मतलब होगा कि उसको किस तरीके से वो लोग प्रेरित करते हैं. फिर इंसिडेंट विद द पायरेट. कौन सी घटना होती है, वो जो समुद्री डाकू होता है उसके साथ वो कौन सी घटना घट जाती है. ठीक है बेटा. फिर से देखिए कस्टर्ड्स ट्रू नेचर. रियल में उसको समझते क्या हैं लोग और वो वास्तविकता उसकी क्या है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट देखिए. मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिस्पाइट हिज इनिशियल टाइमिडिटी कस्टर्ड्स रिलीव हिज ब्रेवरी व्हेन फेस्ड विद अ थ्रेट. भाई उसको सभी लोग बेवकूफ़ समझते रहते हैं, सभी लोग उसको चिढ़ाते हैं, लेकिन खुलासा तो बाद में होता है ना कि जब वो पायरेट आता है और पायरेट को देख के सभी लोग भाग जाते हैं, लेकिन वो जो कस्टर्ड होता है वो मतलब कि सामना करता है उनका. सामना किस तरीके से कितने करता है, कितनी ब्रेवरी के साथ करता है, वो पता ही होगा. दिस पोएम एक्सप्लोर द आइडिया दैट करेज कैन मैनिफेस्ट इन अनएक्सपेक्टेड वेज. देखो यहाँ पे ये पोएम हमको ये भी सिखाता है, जैसे कभी मेन थीम पूछ देता है तो उसमें आप लिख सकते हो कि ये पोएम हमको ये भी सिखाता है द आइडिया दैट करेज कैन मैनिफेस्ट इन अनएक्सपेक्टेड वेज. भाई किसी को भी कमजोर मत समझो. अगर कोई शांत है तो आपने वो सुना भी होगा कि अगर लहरें अगर शांत हो तो फिर उनसे मजाक किया नहीं जाता है, क्योंकि वो कभी भी अपनी चपेट में किसी को ले सकते हैं. तो इस चीज़ को आप जानते ही होंगे. नेक्स्ट देखिए. थीम ऑफ करेज एंड स्टेटोटाइप्स. किस तरीके से यहाँ पे करेज को बताया गया है. राइमिंग स्कीम क्या है, स्टाइल क्या है इसका. तो स्टाइल पर प्लेफुल एंड रिदमिक है, क्योंकि इसको एक सॉन्ग, बैलेट सॉन्ग की तरह इसको रिप्रेजेंट किया गया. ये जो है एक बैलेट सॉन्ग्स की तरह है. ठीक है. मतलब इसको बैलेट का मतलब ये होता है कि किसी भी पोयम को अगर एज ए सॉन्ग बोला जाए. अभी ये एज ए सॉन्ग इसलिए है क्योंकि आप देखोगे तो स्टार्टिंग के 2-3 स्टेंजा जो है वो लास्ट में चल के 2-3 स्टेंजा से मिल जाता है. ठीक है. उसी को इन लोगों ने रिपीट कर दिया, तो वो चीज़ ये दिखाता है कि ये जो है एक तरीके से बोल्डनेस है. और एक ये मोरल ऑफ द स्टोरी इसका क्या है. मोरल ऑफ द स्टोरी देख सकते हो. द पोयम कैरीज अ लाइट मोरल मैसेज अबाउट द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ करेज. साहस कभी भी दिखा सकते हैं और उसका कोई प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है. एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट अंडर एस्टिमेटिंग अदर्स बेस्ड ऑन सुपरफिशियल जजमेंट. और किसी को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो कि ये समय कमज़ोर दिख रहा है, शांत है तो कुछ कर नहीं सकता है, ऐसा कुछ भी बात नहीं. ह्यूमर एंड सेटायर की बात करेंगे तो नेस यूजेस ह्यूमर एंड सेटायर टू कन्वे द मैसेज क्रिएटिंग अ लाइट हार्टेड एंड इंजॉयबल नैरेटिव. ठीक है बेटा. नेक्स्ट चाइल्डहुड अपील इसमें किया गया है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब हम पढ़ेंगे जो हमारा एक पोयम है, और ये सबसे जो लास्ट वाला पोयम है हमारा, फॉर एनी ग्रोजरी. तो फॉर एनी ग्रोजरी इज़ ए पोयम रिटन बाय विलियम बटलर इट्स. ये जो पोयम है वो विलियम बटलर इट्स के द्वारा कंपोज किया गया है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं. ठीक है. जैसे टाइटल सिग्निफिकेंस क्या है इसका. थिंग्स ऑफ ब्यूटी. एंड तो मैंने लिखा है कि द टाइटल रेफर्स टू एनी ग्रोजरी अ स्पेसिफिक पर्सन एंड सजेस्ट दैट द पोएम माइट बी रिफ्लेक्शन और मैसेज दैट इज टू हर. इस तरीके से जैसे होता है ना कि हम देखो ज़्यादातर पोइट्स का काम यही है कि हम एक एग्जाम्पल देके और बातों को दूसरों तक पहुंचाएं, मोहरा किसी और को बना दें. सिग्निफिकेंस इस टाइटल का. फिर थीम ऑफ ब्यूटी एंड चेंजेस उसमें पढ़ते हैं. सिम्बोलिज्म ऑफ चेंजिंग फेसेस इस तरीके से इसमें. तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इट्स यूजेज द मेटाफर ऑफ चेंजिंग फेसेस टू रिप्रेजेंट द पासिंग ऑफ टाइम एंड इनविटेबल एजिंग प्रोसेस. जिसमें बताया गया कि अगर आप किसी से लव करते हैं तो आप उसके अगर फिजिकल मतलब उसके चेहरे को देख के अगर आप किसी से लव करते हो तो कहीं ना कहीं वो एक एज के बाद वो ब्यूटी तो ख़त्म हो जाएगी. तो ब्यूटी जैसे ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर आप अगर आप उनके फिजिकल को देख के अगर आप लव ये हो तो फिर जाहिर सी बात है कि वो ख़त्म हो जाएगी. तो इसमें ये बताया गया है कि जो
आपको कभी भी नेचुरल, और नेचुरल मतलब क्या, कि स्पिरिचुअली हमको किसी से किसी के अंदर से मतलब उसकी आंतरिक भाव कैसा है उसका, इस तरीके से। तो स्पीकर आस्क एनी ग्रोसरी इफ शी इज कंटेंट विद हर चेंजिंग फेस, तो चाहता है कि ये बताना कि अगर आप अपने चेहरे को बदल लोगे तो क्या वो तुमसे प्यार नहीं करेगा। तो अगर नहीं करता तो जाहिर सी बात है कि वो तुमसे फिजिकली अटैच है। फिर से मैंने इसमें बताया कि डिजायर फॉर इनर ब्यूटी, अंदर की ब्यूटी की इच्छा होना, ठीक है। इसमें देखो, द पोएम सजेस्ट दैट ट्रू ब्यूटी लाइज विद इन एंड ट्रांसेंड्स द फिजिकल चेंजेस दैट ऑकर विद टाइम। द स्पीकर्स अर्क्स एनी ग्रोसरी टू फोकस ऑन इनर क्वालिटीज रेदर देन एक्सटर्नल ब्यूटी, ठीक है। सिमुलेशन ऑफ द मिरर क्या है, और उसके बाद मैंने मेंशन किया है इंपॉर्टेंट है चैलेंजेस ऑफ यूथफुल ब्यूटी, क्योंकि भाई देखो जब नौजवान आदमी रहता है तो उसमें जो ब्यूटी का चैलेंज तो होता ही है। तो मैंने आज इसमें इसके बारे में मैंने लिखा रिफ्लेक्शन ऑन सेल्फ इमेज, यूज़ ऑफ डायलॉग, किस तरीके से डायलॉग यूज़ किया गया। तो इसमें एक टोन पूछेगा तो आप लिख सकते हो कि द पोएम इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग और कन्वर्सेशन क्रिएटिंग अ पर्सनल एंड इंटीमेट टोन, एक इंटीमेट क्लोजली टोन में बात किया गया है। इन्फ्लुएंस ऑफ एरिस मैथोलॉजी एंड मोरल रिफ्लेक्शन जो है इसका, द पोएम इनवाइट्स रीडर टू रिफ्लेक्ट ऑन सोशल स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एम्ब्रेसिंग पर्सनल ग्रोथ एंड इनर क्वालिटीज। तो पोएट का भी पूरा मोटो ये है कि आप किसी के भी फिजिकली फिजिकल देख के उसका मतलब न कीजिए, मतलब नेचुरली कीजिए, क्योंकि इसमें ये भी बताया गया है कि अगर आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई भी इस दुनिया में कोई ऐसा है जो आपको आपके सिर्फ चेहरे से ना आपके मतलब कि आपकी वो मतलब कहते हैं ना वो कि तुम यार यू शुड ऑलवेज लव द नॉट अ फिजिकल ब्यूटी, यू हैव टू लव द नेचुरल ब्यूटी। अंदर से वो कैसा व्यक्ति, इससे हमको प्रेम करना चाहिए, बाहर ही नहीं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा पोयम का वन शॉट। अगर कोई पोयम अगर आपको लगता है कि स्किप हो चुका तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस पर फिर से मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो और आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जितना भी आपने पढ़ा वीडियो को पॉज करके या फिर उस चीज़ को नोट कर लोगे तो उस आपके लिए और बेनिफिशियल होगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।